नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल कथा साहित्य दर्पण में, जहां पर बहुत ही महत्वपूर्ण कहानियों की श्रृंखला में जयशंकर प्रसाद जी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण और विभिन्न पाठ्यक्रमों में लगी हुई कहानी आज हम सुनेंगे। पुरस्कार कहानी जयशंकर प्रसाद जी की कहानियों में सर्वश्रेष्ठ कहानी एवं उनकी प्रसिद्धि का आधार रही है। जयशंकर प्रसाद वैसे तो मूलतः ऐतिहासिक नाटककार और छायावाद के ब्रह्मा कहे जाते हैं, पर आपकी कहानियां भी अद्वितीय हैं और हिंदी साहित्य में अनुपम योगदान देने वाली आपकी कहानियां हैं। आपका कहानी संग्रह छाया, जो कि हिंदी साहित्य का ही प्रथम कहानी संग्रह कहलाता है, ऐसी महत्वपूर्ण प्रतिभा के धनी कामायनी नामक महाकाव्य के लेखक जयशंकर प्रसाद जी की प्रसिद्ध कहानी है पुरस्कार। तो आइए चलते हैं कहानी पर, और कहानी पर पहुंचने से पहले आपसे एक अनुरोध करेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पर विभिन्न पाठ्यक्रमों में लगी हुई बहुत ही महत्वपूर्ण कहानियों का संकलन है। यूजीसी नेट तथा असिस्टेंट प्रोफेसर के पाठ्यक्रम में लगी हुई बहुत ही महत्वपूर्ण कहानियों का संकलन आपको हमारे चैनल पर उपलब्ध मिलेगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानियों को सुनते रहें। महत्वपूर्ण उपन्यासों की श्रृंखला भी आपको हमारे चैनल पर मिलेगी। तो चलिए चलते हैं कहानी पर। आर्द्रा नक्षत्र। आकाश में काले काले बादलों की घुमड़, जिनमें देवदुन्दुभी का गंभीर घोष। प्राची के निरभ्र कोने में स्वर्ण पुरुष देखने लगा। महाराज की सवारी शैलमाला के अंचल में समतल उर्वरा भूमि से सोंधी बास उठ रही थी। नगर तोरण जयघोष से भरा हुआ था। भीड़ में गज और गजराज तथा चामरधारी सुंड उन्नत दिखाई पड़ रहे थे। वह हर्ष और उत्साह का समुद्र हिलोर भर रहा था। प्रभात की हेम किरणों से अनुरंजित नन्ही नन्ही बूंदों का एक झोंका स्वर्ण मल्लिका के समान बरस पड़ा। मंगल सूचना से जनित जनता ने हर्ष ध्वनि की। रथों, हाथियों और अश्वारोहियों की पंक्तियां जम गईं। दर्शकों की भीड़ कम न थी। गजराज बैठ गया। सीढ़ियों से महाराज उतरे। सौभाग्यवती और कुमारी सुंदरियों के दो दल अम्र पल्लवों से सुशोभित मंगल कलश और फूल कुमकुम तथा खील से भरे हुए थाल लिए मधुर गान करते हुए आगे बढ़े। महाराज के मुख पर मधुर मुस्कान थी। पुरोहित वर्ग ने स्तुत्य वंदन किया। स्वर्ण रंजित हल का मुठ पकड़कर महाराज ने जुते हुए सुंदर बैलों और पुष्ट बैलों को चलने का संकेत किया। बाजे बजने लगे। किशोर कुमारियों ने खीले और फूलों की वर्षा की। कौशल का यह उत्सव प्रसिद्ध था। एक दिन के लिए महाराज को कृषक बनना पड़ता था। उस दिन इंद्र पूजन की धूमधाम होती, गोष्ठी होती। नगर निवासी उस पहाड़ी भूमि में आनंद मनाते। प्रतिवर्ष कृषि का यह महोत्सव संपन्न होता। दूसरे राज्यों के युवक राजकुमार भी इस उत्सव को बड़े चाव से देखते। मगध का एक राजकुमार अरुण अपने रथ पर बैठा बड़े कौतूहल से यह दृश्य देख रहा था। बीजों का एक थाल ले कुमारी मधुलिका महाराज के साथ थी। बीज बोते हुए महाराज जब हाथ बढ़ाते तब मधुलिका उनके सामने थाल आगे कर देती। यह खेत मधुलिका का था, जो इस साल महाराज की खेती के लिए चुना गया था। इसीलिए बीज देने का सम्मान मधुलिका को ही मिला। वह कुमारी थी, सुंदरी थी। कौशेय वसन उसके शरीर पर इधर उधर लहराता हुआ और सुशोभित हो रहा था। वह कभी उसको संभालती, कभी अपने रूखे हलकों को। कृषक बालिका के शुभ्र भाल पर श्रम कड़ों की कमी न थी। वे सब बरौनियों से गुथे जा रहे थे। सम्मान और लज्जा उसके अधरों पर मुस्कुराहट के साथ खेल रही थी। अरुण यह सब देख रहा था। कृषक कुमारी मधुलिका को, आह कितना भोला सौंदर्य, कितनी सरल चितवन। उत्सव का प्रधान कृत्य समाप्त हो गया। महाराज ने मधुलिका के खेत का पुरस्कार दिया। थाल में कुछ स्वर्ण मुद्राएं, वह राजकीय अनुग्रह था। मधुलिका ने थाली सिर से लगा ली, किंतु उसमें की स्वर्ण मुद्राओं को महाराज पर निछावर करके बिखेर दिया। मधुलिका की उस समय की ऊर्जिस्वित मूर्ति देख लोगों को आश्चर्य हुआ। महाराज की भ्रुकुटी जरा टेढ़ी हुई। मधुलिका ने सविनय कहा, देव, यह मेरे पितृ पितामहों की भूमि है। इसे बेचना अपराध है, इसीलिए मूल्य स्वीकार करना मेरी सामर्थ्य के बाहर है। महाराज बोलने के पहले ही मंत्री के तीखे स्वर सुनाई पड़ते हैं, क्या बक रही है बोध? राजकीय अनुग्रह का तिरस्कार? तेरी भूमि से चौगुना मूल्य है। फिर कौशल का तो यह निश्चित राष्ट्रीय नियम है। राजकीय रक्षण की अधिकारी बन गई है तू आज से। राजकीय रक्षण की अधिकारी तो सारी प्रजा है। मंत्रीवर,
महाराज को भूमि समर्पण में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, ना ही कोई विरोध है, किंतु मूल्य स्वीकार करना असंभव है। महाराज के संकेत पर मंत्री ने कहा, देव, वाराणसी युद्ध के अन्यतम वीर सिंघमित्र की यह एकमात्र कन्या है। महाराज चौंक उठे। सिंघमित्र की कन्या, जिसने मगध के सामने कौशल की लाज रखी, उस वीर की मधुलिका कन्या है? हाँ देव, सविनय मंत्री ने कहा। इस उत्सव के परंपरागत नियम क्या है मंत्रीवर? महाराज ने पूछा। देव, नियम तो बहुत साधारण है। किसी भी अच्छी भूमि को इस उत्सव को चुनकर नियमानुसार पुरस्कार स्वरूप उसका मूल्य दे दिया जाता है। वह भी अत्यंत अनुग्रह के साथ भूमि का चौगुना मूल्य दिया जाता है। उस खेती को वही व्यक्ति वर्ष भर देखता है, वह राजा का खेत कहा जाता है। महाराज को विचार संघर्ष से विश्राम की अत्यंत आवश्यकता थी। महाराज चुप रहे। जयघोष के साथ सभा विसर्जित हुई। सभी अपने अपने शिविरों में चले गए, किंतु मधुलिका को फिर उत्सव में किसी ने नहीं देखा। रात्रि का उत्सव विश्राम ले रहा था। राजकुमार अरुण उसमें सम्मिलित नहीं हुआ। अपने विश्राम भवन में जागरण कर रहा था। वह आंखों में नींद न थी। प्राची जैसे गुलाबी खिल रही थी, वह रंग उसकी आंखों में था। सामने देखा तो मुंडेर पर कपोत एक पैर पर पंख फैलाए अंगड़ाई ले रही थी। अरुण उठ खड़ा हुआ। द्वार पर सुसज्जित अश्व था। देखते देखते नगर तोरण जा पहुंचा। रक्षकगण ऊँघ रहे थे। युवक कुमार तीर सा निकल गया। सिंधु देश का तुरंग प्रभात के पवन से पुलकित हो रहा था। अरुण ने देखा, एक छिन्न माधवी लता वृक्ष की शाखा से छिप पड़ी है। सुमन मुकुलित भ्रमर निस्पंद थे। अरुण ने अपने अश्व को मौन रहने का संकेत किया, उस सुषमा को देखने के लिए, पर कोकिल बोल उठा। जैसे उसने अरुण से प्रश्न किया, छी, कुमारी के सोते हुए सौंदर्य पर दृष्टिपात करने वाले दृष्ट तुम कौन? मधुलिका की आंखें खुल पड़ी। उसने देखा एक अपरिचित युवक। वह संकोच से उठ बैठी। भद्रे, तुम ही ने कल उत्सव की संचालिका रही हो ना? उत्सव? हाँ, उत्सव ही तो था कल। वह उत्सव? क्यों, आपको कल का स्वप्न सता रहा है भद्र? आप क्या मुझे इस अवस्था में संतुष्ट न रहने देंगे? मेरा हृदय तुम्हारी उस छवि का भक्त बन गया है देवी। मेरे उस अभिनय को मेरी विडंबना का, आह, मनुष्य कितना निर्दयी है। अपरिचित, मुझे क्षमा करो, जाओ अपने मार्ग। सरलता की देवी, मैं मगध का राजकुमार तुम्हारे अनुग्रह का प्रार्थी हूँ। मेरे हृदय की अवगुंठना में रहना नहीं जानती। राजकुमार, मैं कृषक बालिका हूँ, आप नंदन बिहारी हैं, और मैं पृथ्वी पर परिक्रमा करके जीने वाली हूँ। मैं दुख से विकल हूँ, मेरा उपहास न करो। मैं कौशल नरेश से तुम्हारी भूमि दिलवा दूंगा। नहीं, वह कौशल का राष्ट्रीय नियम है, मैं उसे बदलना नहीं चाहती, चाहे मुझे कितना ही दुख हो। तब तुम्हारा क्या रहस्य है? रहस्य मानव हृदय है, मेरा नहीं। राजकुमार, नियमों से यदि मानव हृदय बाध्य होता तो आज मगध के राजकुमार का हृदय किसी राजकुमारी की ओर न खींचकर एक कृषक बालिका का अपमान करने नहीं आता। मधुलिका उठ खड़ी हुई। चोट खाकर राजकुमार लौट पड़ा। किशोर किरणों में उसका रत्न किरीट मुकुट चमक उठा। अश्ववेग से चला जा रहा था, और मधुलिका निष्ठुर प्रहार करके क्या स्वयं आहत न हुई? उसके हृदय में टीस सी होने लगी। वह सजल नेत्रों से उड़ती हुई धूल देखने लगी। मधुलिका ने राजा का प्रतिपादन अनुग्रह नहीं लिया। वह दूसरे खेतों में काम करती और चौथे पहर रूखी सूखी खाकर पड़ी रहती। मधुक वृक्ष के नीचे छोटी सी पर्णकुटी थी। सूखे डंठलों से उसकी दीवार बनी हुई थी। मधुलिका का वही आश्रय था। कठोर परिश्रम से जो रूखा सूखा अन्न मिलता, वही उसकी सांसों को बढ़ाने के लिए पर्याप्त था। दुबली होने पर भी उसके अंग पर तपस्या की कांति थी। आसपास के कृषक उससे आदर से बात करते। वह एक आदर्श बालिका थी। इसी तरह दिन महीने बीतने लगे। शीतकाल की रजनी, मेघों से भरा आकाश जिसमें बिजली की धूप और दौड़। मधुलिका का छाजन टपक रहा था। ओढ़ने की कमी थी। वह ठिठुर कर एक कोने में बैठी थी। जीवन से सामंजस्य बनाए रखने के उपकरण तो अपनी सीमा निर्धारित रखते हैं, परंतु उनकी आवश्यकता और कल्पना भावना के साथ बढ़ती घटती उनकी आवश्यकता बहुत दुखदायी होती है। आज बहुत दिनों पर उसे बीती हुई बातें स्मरण आ रही थी। वह अपने हृदय से पूछने लगी। उन चटकारी शब्दों को सुनने के लिए उत्सुक सी वह पूछने लगी, क्या कह रहा था? दुख दग्ध हृदय उन स्वप्न सी बातों को स्मरण रख सकता था, और स्मरण ही होता तो भी कष्टों की इस काली निशा में वह कहने का साहस क्या करता?
है रे विडम्बना। आज मधुलिका उस बीते हुए क्षण को लौटा लेने के लिए विकल थी। दारिद्र्य की ठोकरों ने उसे व्यथित और अधीर कर दिया। मगध की प्रसाद माला के वैभव का काल्पनिक चित्र उसके सूखे डंठलों के रंध्र से नभ में बिजली के आलोक से नाचता हुआ दिखाई देने लगा। खिलवाड़ी शिशु जैसे श्रवण की संध्या में जुगनू को पकड़े हाथ लपकाता है, वैसे ही मधुलिका मन ही मन कह रही थी, अभी वह निकल गया। वर्षा ने भीषण रूप धारण कर लिया। गड़गड़ाहट बढ़ने लगी। ओले की संभावना थी। मधुलिका अपनी जर्जर झोपड़ी के लिए कांप रही थी। सहसा बाहर कुछ शब्द हुआ। कौन है यहाँ? पथिक को आश्रय चाहिए। मधुलिका ने डंठलों का कपाट खोल दिया। बिजली चमक उठी। उसने देखा एक पुरुष घोड़े की डोर पकड़े खड़ा है। सहसा वह चिल्ला उठी, राजकुमार। मधुलिका आश्चर्य से उसने कहा। एक क्षण के लिए सन्नाटा हो गया। मधुलिका अपनी कल्पना को सहसा प्रत्यक्ष देखकर चकित हो गई। अरुण ने कहा, कितना समझाया मैंने। मधुलिका अपनी दयनीय अवस्था पर संकेत करके देना नहीं चाहती थी। उसने कहा, आज आपकी क्या दशा है? सिर झुकाकर अरुण ने कहा, मैं मगध का विद्रोही निर्वासित कौशल में आजीविका खोजने आया हूँ। मधुलिका उस अंधकार में हंस पड़ी। मगध का विद्रोही राजकुमार? एक अनाथिनी कृषक बालिका के लिए यह भी विडंबना है। फिर भी मैं स्वागत करती हूँ। शीतकाल की निस्तब्ध रजनी, कोहरे से धुली हुई चांदनी, हाड़ कपा देने वाला शरीर। तो भी अरुण और मधुलिका दोनों पहाड़ी गुहर के द्वार पर वट वृक्ष के नीचे बैठे हुए बातें कर रहे थे। मधुलिका की वाणी में उत्साह था, किंतु अरुण जैसे अत्यंत सावधान होकर बोल रहा था। मधुलिका ने जब पूछा, तुम इतनी विपन्न अवस्था में हो तो इतने सैनिकों को साथ रखने की क्या आवश्यकता है? मधुलिका, बाहुबल ही तो वीरों की आजीविका है। ये मेरे जीवन मरण के साथी हैं, भला मैं इन्हें कैसे छोड़ देता? क्यों? हम लोग परिश्रम से कमाते खाते। अब तो तुम भूल ना करो, मैं अपने बाहुबल पर भरोसा करता हूँ। नए राज्य की स्थापना कर सकता हूँ। निराश क्यों हूँ? अरुण के शब्दों में कंपन था, जैसे वह कुछ कहना चाहता था पर कह न सका। नवीन राज्य? ओहो, तुम्हारा उत्साह कम नहीं है। भला कैसे? कोई ढंग बताओ, मैं भी कल्पना का आनंद ले लूं। कल्पना का आनंद नहीं मधुलिका, मैं तुम्हें राजरानी के सिंहासन पर बिठाऊंगा। तुम अपने छिने हुए खेतों की चिंता करके भयभीत ना हो। एक क्षण को सरल मधुलिका के मन में प्रमाद का अंधड़ बहने लगा। सहसा उसने कहा, आह, मैं सचमुच आज तक तुम्हारी प्रतीक्षा करती रही राजकुमार। अरुण ढिठाई से उसके होंठों को दबाकर बोला, मेरा भ्रम था, तुम सचमुच में प्यार करती हो। युवती का वक्षस्थल फूल उठा। वह हाँ भी नहीं कह सकी और ना भी नहीं। अरुण ने अनुभव कर उसकी अवस्था को भांप लिया। कुशल मनुष्य के समान उसने अवसर को हाथ से न जाने दिया। तुरंत बोल उठा, तुम्हारी इच्छा हो तो प्राण लगाकर मैं तुम्हें इस कौशल सिंहासन पर बिठा दूं मधुलिके। अरुण ने खड्ग का आतंक बहुतों को दिखाया है, तुम भी देखना चाहोगी? मधुलिका ने एक बार भयभीत होकर खड्ग देखा। वह कहना चाहती थी नहीं, किंतु उसके मुंह से निकला, क्या? सत्य मधुलिका, कौशल नरेश तभी से तुम्हारे लिए चिंतित है। ये बात मैं जानता हूँ। तुम्हारी साधारण सी प्रार्थना वह अस्वीकार न करेंगे। और मुझे यह भी विदित है कि कौशल के सेनापति अधिकांश सैनिकों के साथ पहाड़ी दस्युओं का दमन करने के लिए बहुत दूर गए हैं। मधुलिका की आंखों के आगे बिजलियां हंसने लगी। अरुण ने कहा, तुम बोलती क्यों नहीं? जो कहोगे वही करूंगी, मंत्रमुग्ध सी मधुलिका ने कहा। स्वर्ण मंच पर कौशल नरेश अर्धनिद्रित अवस्था में आंखें मुकुलित किए हुए थे। एक चामधारिणी युवती पीछे खड़ी अपनी कलाई बड़ी कुशलता से घुमा रही थी। चामर के शुभ्र आंदोलन उस प्रकोष्ठ में धीरे धीरे संचालित हो रहे थे। प्रतिहारी ने आकर कहा, जय हो देव, एक स्त्री कुछ प्रार्थना लेकर आई है। आँख खोलते हुए महाराज ने कहा, स्त्री प्रार्थना के लिए आई है? आने दो। प्रतिहारी के साथ मधुलिका आई। उसने प्रणाम किया। महाराज ने स्थिर दृष्टि से उसकी ओर देखा और कहा, तुम्हें कहीं देखा है? 3 बरस हुए देव, मेरी भूमि खेती के लिए ली गई थी। ओह, तो तुमने इतने दिन कष्ट में बिताए, आज उसका मूल्य मांगने आई हो? क्यों? अच्छा, तुम्हें मिलेगा। नहीं महाराज, मुझे मूल्य नहीं चाहिए। मूर्ख, फिर क्या चाहिए? उतनी ही भूमि, दुर्ग के दक्षिणी नाले के समीप की जंगली भूमि, वहीं मैं अपनी खेती करूंगी। मुझे एक सहायक मिल गया है, वह मनुष्यों से मेरी रक्षा करेगा। भूमि को समतल भी बनाना होगा। महाराज ने कहा, कृषक बालिके, वह बड़ी उबड़ खाबड़ भूमि है, इस पर वह दुर्ग के समीप एक सैनिक महत्व रखती है। तो फिर निराश लौट जाऊं?
सिंघमित्र की कन्या, मैं क्या करूं? तुम्हारी यह प्रार्थना। जैसी आज्ञा हो देव। जाओ, तुम श्रमजीवियों को उसमें लगाओ, मैं अमात्य को आज्ञा पत्र देता हूँ। जय हो कहकर प्रणाम करती हुई मधुलिका राज मंदिर से बाहर आ गई। दक्षिण के दुर्ग में भयावने नाले के तट पर घना जंगल है। आज मनुष्यों के पथ संचार से शून्यता भंग हो रही थी। अरुण के छिपे हुए मनुष्य स्वतंत्रता से इधर उधर घूम रहे थे। झाड़ियों को काटकर पथ बनाया जा रहा था। नगर दूर था, उधर यूं ही कोई नहीं आता। अब तो महाराज की आज्ञा से वहां मधुलिका का अच्छा खेत बन रहा है। तब इधर की किसको चिंता होती। एक घने कुंज में अरुण और मधुलिका एक दूसरे को हर्षित नेत्रों से देख रहे थे। संध्या हो चली। उस निविड़ वन में उन नवागंतुक मनुष्यों को देख पक्षीगण अपने नीड़ को लौटते हुए अधिक कोलाहल कर रहे थे। प्रसन्नता से अरुण की आंखें चमक उठी। सूर्य की अंतिम किरण झुरमुट में घुस मधुलिका के कपोलों से खेलने लगी। अरुण ने कहा, 4 प्रहर और विश्वास करो, प्रभात में ही इस जीर्ण कलेवर कौशल राष्ट्र की राजधानी श्रावस्ती में तुम्हारा अभिषेक होगा और मगध से निर्वासित मैं एक स्वतंत्र राष्ट्र का अधिपति बनूंगा। मधुलिके, भयानक। अरुण, तुम्हारा साहस देखकर मैं चकित हो रही हूँ। केवल 100 सैनिकों से रात के तीसरे प्रहर मेरी विजय यात्रा होगी। तो तुमको इस विजय का विश्वास है? अवश्य। तुम अपनी झोपड़ी में रात बिताओ, प्रभात से तो राज मंदिर ही तुम्हारा लीला निकेतन बनेगा। मधुलिका प्रसन्न थी, किंतु अरुण के लिए उस कल्याण की कामना सशंक थी। वह कभी कभी उद्विग्न सी होकर बालकों के समान प्रश्न कर बैठती। अरुण उसका समाधान कर देता। अंधकार अधिक हो गया है, अभी तुम्हें जाना है और मुझे भी प्राणपण से इस अभियान के प्रारंभिक कार्यों को अर्धरात्रि तक पूरा कर लेना है। मधुलिका उठ खड़ी हुई। कटीली झाड़ियों से उलझती हुई क्रमशः बढ़ने वाले अंधकार में वह झोपड़ी की ओर चली गई। पथ अंधकार में था। मधुलिका का हृदय भी निविड़तम से घिरा हुआ था। उसका मन सहसा विचलित हो उठा। मधुरता नष्ट हो गई। जिस सुख की कल्पना थी वह अंधकार में विलीन हो गया। वह भयभीत थी। पहला भय उसे अरुण के लिए उत्पन्न हुआ। यदि वह सफल न हुआ तो? फिर सहसा वह सोचने लगी, वह सफल क्यों हो? श्रावस्ती दुर्ग में एक विदेशी के अधिकार, मगध का चिर शत्रु, ओह उसकी विजय। कौशल नरेश ने क्या कहा था? सिंघमित्र की कन्या। सिंघमित्र कौशल का वीर रक्षक, उसकी कन्या। जैसे ही उसके पिता अंधकार में उसे पुकार रहे थे, वह पगली की तरह चिल्ला उठी, रास्ता भूल गई। रात एक पहर बीत चली। मधुलिका अपनी झोपड़ी तक न पहुंच सकी। वह उधेड़ बुन में विक्षिप्त सी चली जा रही थी। उसकी आंखों के सामने कभी सिंघमित्र कभी अरुण की मूर्ति अंधकार में चित्रित हो जाती। उसके सामने आलोक दिखाई पड़ता। बीच पथ में वह खड़ी हो गई। प्रायः 100 उल्काधारी अश्वरोही चले आ रहे थे। आगे आगे एक वीर अधीर सैनिक था। उसके बाएं हाथ में अश्व की वल्गा और दाहिने हाथ में नग्न खड्ग। अत्यंत धीरता से वह टुकड़ी अपने पथ पर चल रही थी, परंतु मधुलिका बीच पथ से हिली नहीं। प्रमुख सैनिक पास आ गया। मधुलिका आप भी नहीं हटी। सैनिक ने अश्व रोककर कहा, कौन? कोई उत्तर नहीं मिला। तब दूसरे अश्वरोही ने सड़क से कहा, तू कौन है स्त्री? कौशल के सेनापति को शीघ्र उत्तर दे। रमणी ने जैसे विकारग्रस्त स्वर में चिल्लाकर कहा, बांध लो, मुझे बांध लो, मेरी हत्या कर दो, मैंने ऐसा अपराध किया है। सेनापति हंस पड़े, बोले, पगली है। पगली नहीं, यदि वही होती तो इतनी विचार वेदना क्यों होती? सेनापति, मुझे बांध लो, राजा के पास ले चलो। क्या है, स्पष्ट कहो। श्रावस्ती का दुर्ग एक पहर में दस्युओं के हस्तग्रस्त हो जाएगा। दक्षिणी नाले के पार उनका आक्रमण होगा। सेनापति चौंक उठे। उन्होंने आश्चर्य से पूछा, तू क्या कह रही है? मैं सत्य कह रही हूँ, शीघ्रता करो। सेनापति ने 80 सैनिकों को नाले की ओर धीरे धीरे बढ़ने की आज्ञा दी और स्वयं 20 अश्वारोहियों के साथ दुर्ग की ओर बढ़े। मधुलिका एक अश्वारोही के साथ बांध दी गई। श्रावस्ती का दुर्ग कौशल राष्ट्र का केंद्र इस रात्रि में अपने विगत वैभव को स्वप्न देख रहा था। भिन्न राजवंशों ने उसके प्रांतों पर अधिकार जमा लिया। अब वह केवल कई गांवों का अधिपति है, फिर भी उसके साथ कौशल के अतीत की स्वर्ण गाथाएं हैं। वही लोगों की ईर्ष्या का कारण है। जब थोड़े से अश्वारोही वेग से आते हुए दुर्ग द्वार पर रुके, तब दुर्ग के प्रहरी चौंक उठे। उल्का के आलोक में उन्होंने सेनापति को पहचाना और द्वार खोला। उन्होंने कहा, अग्निसेन, दुर्ग में कितने सैनिक होंगे? सेनापति की जय हो। 200। उन्हें शीघ्र ही एकत्र करो। बिना किसी शब्द के 100 को लेकर तुम शीघ्र ही चुपचाप दक्षिण के ओर चलो और आलोक और शब्द ना हो। सैनिक ने मधुलिका की ओर देखकर कहा, खोल दो इसको। और प्रतिहारी ने सेनापति को देखते ही महाराज को सावधान किया।
वह अपनी सुख निद्रा के लिए प्रस्तुत हो रहे थे, किंतु सेनापति और साथ में मधुलिका को देखते ही चंचल उठे। सेनापति ने कहा, जय हो देव, इस स्त्री के कारण मुझे इस समय उपस्थित होना पड़ा। महाराज ने स्थिर नेत्रों से देखकर कहा, सिंहमित्र की कन्या, फिर यहाँ क्यों? क्या तुम्हारा क्षेत्र नहीं बन रहा है? कोई बाधा? सेनापति, मैंने दक्षिण दुर्ग के नाले के समीप की भूमि से दी है। क्या तुम उसी संबंध में कहना चाहते हो? देव, किसी गुप्त शत्रु ने उसी ओर से आज की रात में दुर्ग पर अधिकार कर लेने का प्रबंध किया है और इस स्त्री ने मुझे पथ में यह संदेश दिया। राजा ने मधुलिका की ओर देखा, वह कांप उठी। घृणा और लज्जा से वह गड़ी जा रही थी। राजा ने पूछा, मधुलिका, ये सत्य है? हाँ देव। राजा ने सेनापति से कहा, सैनिकों को एकत्र कर तुम चलो, मैं अभी आता हूँ। सेनापति के चले जाने पर राजा ने कहा, सिंहमित्र की कन्या, तुमने एक बार फिर कौशल का उपकार किया। यह सूचना देकर तुमने पुरस्कार का काम किया है। अच्छा, तुम यहीं ठहरो, पहले उन आताताइयों का प्रबंध कर लूँ। आपने साहसिक अभियान में अरुण बंदी हुआ। दुर्ग उल्का के आलोक से अतिरंजित हो गया। भीड़ ने जय घोष किया, सबके मन में उल्लास था। श्रावस्ती दुर्ग आज एक दस्यु के हाथ जाने से बचा। आबाल वृद्ध नारी आनंद से उन्मत्त थे। उषा के आलोक में सभी मंडपों पर दर्शक भरे हुए थे। बंदी अरुण को देखते ही जनता ने रोष से हुंकार कहा, वध करो। राजा ने सब से सहमत होकर आज्ञा दी, प्राण दंड। मधुलिका बुलाई गई। वह पगली सी खड़ी हो गई। कौशल नरेश ने पूछा, मधुलिका, तुझे जो पुरस्कार लेना हो मांग। वह चुप रही। राजा ने कहा, मेरी निज की जितनी खेती है मैं सब तुझे देता हूँ। राजा ने एक बार बंदी अरुण की ओर देखा। उसने कहा, मुझे कुछ न चाहिए। अरुण हंस पड़ा। राजा ने कहा, नहीं, मैं तुझे अवश्य दूंगा, तू मांग। तो फिर मुझे भी प्राणदंड मिलने चाहिए। कहती हुई वह बंदी अरुण के पास जाकर खड़ी हो गई। तो इस तरह आपने सुनी जयशंकर प्रसाद जी की बहुत ही प्रसिद्ध मार्मिक कहानी पुरस्कार। आशा है आपको यह कहानी अवश्य ही पसंद आई होगी। तो यदि आपको कहानी पसंद आए तो आप अपने मित्रों में शेयर करें, कहानी को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट प्रस्तुत करके हमारा उत्साहवर्धन करें। और यदि आपका कोई सुझाव है तो उसे अवश्य ही प्रस्तुत करें। यदि आप कोई उपन्यास या कहानी विशेष रूप से सुनना चाहते हैं तो आप कमेंट के माध्यम से अवश्य ही बताइए। और पुनः हम आपके समक्ष किसी महत्वपूर्ण तथ्य के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद।